आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृदविका के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सिद्धि को बात नहीं करनी चाहिए थी। आखिरकार उसके शब्द अदिति को ही राहत दे सकते थे। मैं अभी जाती हूँ, अदिति को मेरी जरूरत होगी, मैं तुमसे किसी और टाइम बात करूंगी, सिद्धि ने कहा और वो अदिति के पास भागी। हाथ हटाओ। लतिका ने उन दोनों औरतों के जाने के बाद अचानक विजय का हाथ हटाया। मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा था, विजय ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। लतिका को विजय से इस तरह बर्ताव करने का क्या हक था? विजय ने गुस्से से लतिका को कहा, तुम नहीं जानती कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। तुम्हारी मदद किसे चाहिए? लतिका ने ये बोलकर अपनी आंखें घुमाई और एक आती हुई टैक्सी को रोका। विजय उसे देखता रह गया। ये औरत सच में बहुत बोरिंग थी। इसमें कोई हैरानी नहीं थी कि उसे किसी आदमी ने एंटार्क्टिका में डिच कर दिया था। इसे भूल जाओ। जैसा कि वो अभी अपने ब्रेकअप से उबर रही थी, वो उसे किसी बात के लिए ब्लेम नहीं कर सकता था। लेकिन रुको, विजय ने अभी 1 मिनट पहले ही लतिका को हक किया था और वो हटा नहीं। विजय की आंखें चमक उठी। अब जब उसने अपनी दर्दनाक रात की घटनाओं के बारे में बात की थी, तो ऐसा लगा वो इसके बारे में भूलने की पूरी कोशिश कर सकता था। अगर वो ऐसे ही इस रास्ते पर चलता रहा तो शायद उसे फिर से नॉर्मल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या अनन्या का यही मतलब था? कमाल है। इस टाइम अनन्या और सिद्धार्थ अनन्या के बड़े अंकल के घर पहुंच गए, लेकिन अनन्या पूरे रास्ते बहुत परेशान थी। अगर उसके बड़े अंकल में उसे किडनैप करवाने की हिम्मत होती तो फिर ये भी हो सकता था कि उन्होंने उसके टीचर को भी किडनैप करवाया हो। इसलिए अनन्या सीधा अपने बड़े अंकल के घर जाकर उनसे नहीं पूछ सकती थी कि वो उसे किडनैप करवाना चाहते थे या नहीं, और ना ही ये पूछ सकती थी कि क्या उन्होंने उसके टीचर को किडनैप करवाया था। अगर अनन्या के बड़े अंकल की फैमिली ने सच में ही उसके टीचर को किडनैप करवाया था तो केवल अनन्या ही उन्हें एक्सपोज कर सकती थी। लेकिन अगर उसने जरा भी लापरवाही की तो हो सकता था कि उसके टीचर कभी लौटे ही नहीं। रिकॉर्डिंग में वो आवाज ऋतिका की थी, इसलिए अनन्या अपने बड़े अंकल को टारगेट नहीं कर सकती थी। उसे पहले ऋतिका से पूछताछ करनी चाहिए थी। अगर वो ऋतिका को उकसाएगी तो ऋतिका जरूर सब बता देगी। जैसे ही उनकी कार अनन्या के बड़े अंकल के घर के बाहर रुकी, अनन्या ने देखा कि ऋतिका बाहर जा रही थी। इससे पहले वो लोग वहां पहुंचते ऋतिका अपनी कार में बैठकर रवाना हो गई। वो कहाँ जा रही है? मुझे नहीं पता, सिद्धार्थ ने धीरे से कहा। अनन्या का इरादा हमेशा यही था कि वो पहले अपने बड़े अंकल से मिलने के बजाय ऋतिका से मिले और उसी से अकेले डील करे, क्योंकि उसके बड़े अंकल एक चालाक लोमड़ी की तरह उसे बातों में फंसा सकते थे। इसलिए अभी की सिचुएशन बेस्ट लग रही थी। अनन्या तुरंत गाड़ी से निकलना चाहती थी, लेकिन कार का दरवाजा लॉक्ड था। वो तुरंत उसे अनलॉक करना चाहती थी और उसने अर्जेंसी में कहा, जल्दी करो, इसे अनलॉक करो, ऋतिका निकलने वाली है। उसके सामने ऋतिका ने कार स्टार्ट की और वो धीरे धीरे जाने लगी। सिद्धार्थ ने भी गाड़ी आगे चलाई और बोला, अभी बैठी रहो, तुम क्या कर रहे हो? उसे रोक रहा हूँ। अनन्या को लगा सिद्धार्थ अपनी कार को तेज भगाकर उसके सामने आकर उसे रोकेगा और उसका रास्ता ब्लॉक कर देगा, जैसे फिल्मों में होता है। लेकिन वो सरप्राइज हो गई। सिद्धार्थ ने अपने एक्सीलेटर पर पैर रखा और ऋतिका की कार को पीछे से टक्कर दे मारी। अनन्या ये देखकर चौंक गई और कुछ नहीं बोल पाई। सिद्धार्थ के हैंडसम चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस थे वो डरा देने वाले खतरनाक थे, जैसे तूफान से पहले रात का आसमान होता है। उसकी ठंडी आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था। सिद्धार्थ की काले रंग की जीप भले ही काफी पुरानी थी, लेकिन बहुत सॉलिड थी। टक्कर लगते ही ऋतिका की कार पर एक अच्छा सा डेंट पड़ गया, जबकि जीप को बस मामूली से स्क्रैचेस आए थे। जैसा कि कपल टक्कर मारने को तैयार था, उन्हें बस थोड़ा सा धक्का मारना पड़ा। इसी बीच ऋतिका टक्कर लगने से थोड़ा सा आगे झुकी। ये अच्छा था कि उसने सीट बेल्ट लगा रखी थी और वो आगे स्टीयरिंग से नहीं भिड़ी, नहीं तो उसका सर बुरी तरह से स्टीयरिंग व्हील से भिड़ता और उसे चोट लगती। ऋतिका बहुत डर गई थी और उसकी चीख निकल गई। आह! पहले तो ऋतिका को लगा कि उसका किसी कार से एक्सीडेंट हो गया, जिसने उसकी कार से इनफ स्पेस मेंटेन नहीं किया। लेकिन जब उसने अपनी कार से निकलकर देखा कि सिद्धार्थ और अनन्या अपनी जीप में बैठे थे, तो वो समझ गई कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि सिद्धार्थ और अनन्या ने जानबूझकर उसे टक्कर मारी थी। जब ऋतिका ने देखा कि उसके कार का बैक पूरी तरह से टूट गया था, तो उसका दिल भी टूट गया था। गुस्से से भरी हुई ऋतिका उस कपल के पास भागते हुए गई और चिल्लाई, अनन्या, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो? बाहर निकलो। ऋतिका अनन्या को पॉइंट आउट करते हुए गुस्से से अपना पैर पटक रही थी और जीप पर पंच और किक मारे जा रही थी। गुस्सा शांत होने के बाद ऋतिका ने अपना सिर उठाया और उसकी नजरें सिद्धार्थ से मिली। उसने तुरंत खुद को डरता हुआ महसूस किया। सिद्धार्थ की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं और उनमें एक बदमाश की इमेज भी दिख रही थी। ऋतिका का दिल थोड़ा सा घबराने लगा और उसे अचानक डर लगने लगा, लेकिन उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और खुद को याद दिलाया कि क्यों वो उस आदमी से डर रही थी, जिसके पास न पैसा था और न ही पावर। अनन्या भी बहुत डर गई थी, इसलिए वो कार में ही बैठी रही। उसे बाहर निकलने से डर लग रहा था। ये इसलिए था कि ऋतिका रोड पर कोई हंगामा न करे, इसलिए वो उसे देख रही थी। अनन्या ने फाइनली कार का दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन ये अभी भी लॉक्ड था। जैसे ही अनन्या ने सिद्धार्थ को कार का दरवाजा खोलने के लिए कहा, लेकिन अनन्या ने महसूस किया कि कार फिर से चल रही थी। हैरानी से अनन्या ने अपने पास बैठे सिद्धार्थ को देखा। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृदविका के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। उसका हैंडसम चेहरा ठंडा था, लेकिन वो ऋतिका को तेज और खतरनाक नजरों से देख रहा था। सिद्धार्थ ने अपनी कार को थोड़ा सा रिवर्स में लिया और फिर एक्सीलेटर को दबाया और फिर से ऋतिका की कार को टक्कर मारी। ऋतिका की कार की बची हुई बैक भी पूरी तरह से डैमेज हो गई और बम्पर बाहर निकल आया। इस बार अनन्या को डर नहीं लग रहा था। जैसा कि अनन्या ने सिद्धार्थ को देखा और वो कहना चाहती थी, उसने सिद्धार्थ को ऐसे कभी नहीं देखा था। सिद्धार्थ सच में ही भयंकर था। कार के बाहर ऋतिका एक बार फिर गुस्से से पागल हो गई और वो दोबारा चिल्लाई। उसने तुरंत अपने कदम पीछे कर लिए। उसे लगा कि सिद्धार्थ कहीं उसे न टक्कर मार दे। वो बुरी तरह से कांप गई थी।
क्या तुम उससे किडनैपिंग के बारे में पूछना नहीं चाह रही थी? सिद्धार्थ ने अनन्या से धीरे और शांति से कहा और उसे बाहर निकलने का इशारा किया। अनन्या ने हैरानी से अपना सिर हिलाया। सिद्धार्थ ने अनन्या से आगे कहा, तुम्हारी वो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस कहाँ है? अनन्या की बॉडी अकड़ गई थी और उसने अपना गला साफ किया। उसके बाद उसने सिर ऊपर किया और कार से उसी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के साथ बाहर निकली, जैसा कि सिद्धार्थ ने कहा था। रितिका के डर के मारे पसीने छूटने लगे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके लिप्स कांपने लगे थे। जब रितिका ने अनन्या को बाहर आते देखा तो उसने अनन्या को घूरा और अपना गुस्सा निकाला। अनन्या, क्या तुम बीमार हो? अगर तुम बीमार हो तो जाओ डॉक्टर को दिखाओ। साइको कहीं की, मैंने ये कार अभी थोड़ा टाइम पहले ही खरीदी थी। तुम्हें पता भी है इसकी कीमत क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे टक्कर मारने की? क्या तुम मरना चाहती हो? अगर तुम मरना चाहती हो तो जाओ किसी पहाड़ से कूद जाओ। मैं गारंटी देती हूँ कि इससे तुम एक अच्छी मौत मरोगी। दूसरों को इसमें मत घसीटो। क्या तुम जानती हो कि तुम किसी को मार सकती थी? अभी एक पल पहले रितिका जितना डर रही थी उतना ही अब उसे गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से अपना पैर पटक रही थी। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा दिख रहा था। वो अपना सारा गुस्सा अनन्या पर निकालना चाहती थी और वो अनन्या की तरफ भागी ताकि वो अनन्या को थप्पड़ मार सके। लेकिन अनन्या ने जल्दी से रितिका के हाथ को रोका और उसे धक्का दे दिया और वो अपनी डैमेज्ड कार पर जा गिरी। जैसा कि तुम्हें पता है कि कोई इंसान आसानी से मर सकता था, तो तुमने ये बात तब क्यों नहीं ध्यान रखी जब तुमने मेरा किडनैप कराने की कोशिश की थी? अनन्या ने पूछा। रितिका हैरान रह गई। रितिका कार के सपोर्ट से खड़ी हुई और जोर से चिल्लाई, तुम क्या बोले जा रही हो? किडनैपिंग? तुम मेरी बात सुनो। ये सब कहकर तुम ये मत समझना कि जो आज तुमने किया है मैं उसके लिए तुम्हें माफ कर दूंगी। अगर तुम मेरी कार के डैमेज के लिए पैसे नहीं दोगी तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी और तुम पर केस करूंगी। अनन्या ने हंसकर सर हिलाया और कहा, ठीक है, पुलिस को बुलाओ, जल्दी करो, पुलिस को बुलाओ। तुम्हें पक्का पता ही नहीं है कि उन किडनैपर्स ने उन्हें ऑर्डर देने वाली की बात को रिकॉर्ड कर लिया था। जैसे ही मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी मैं पहचान गई कि ये तुम थी। अगर तुम पुलिस को बुलाओगी तो हम दोनों साथ में पुलिस स्टेशन जाएंगे। इस तरह पुलिस को भी रिकॉर्डिंग वेरिफिकेशन करने का चांस मिल जाएगा और ये कंफर्म भी हो जाएगा कि मैं तुम पर गलत इल्जाम लगा रही हूँ या नहीं। रितिका एकदम सदमे में आ गई। उसकी बॉडी जैसे जम गई और उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी। तुम? रितिका को चुप देखकर अनन्या ने उसका फोन छीन लिया और कहा, हकलाना बंद करो। क्या तुम पुलिस को फोन कर रही हो या नहीं? अगर तुम नहीं कर रही तो मैं फोन करती हूँ। अनन्या को पता था कि रितिका जानती है कि कार एक्सीडेंट और किडनैपिंग में से ज्यादा सीरियस क्या था। जैसा कि उसे पता था कि रितिका पुलिस को फोन करने की हिम्मत नहीं करेगी, वो बस डर से कांपने लगी। रितिका इतना डर गई थी कि उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। रितिका अभी पूरी तरह से डर चुकी थी कि उसने अपने डैड को आता हुआ देखा और वो जोर से रोने लगी। डैड, देखो अनन्या ने क्या किया। उसने अपने पति के साथ मिलकर मेरी कार को टक्कर मारी और मुझे भी मारने की कोशिश की। ये बहुत गलत है डैड। रितिका ने रोते हुए अपने डैड को गले लगा लिया और ये नहीं सोचा कि उसकी खुद की इमेज कैसी थी। बड़े अंकल ने पहले रितिका की डैमेज कार को देखा और फिर अपनी रोती हुई बेटी को देखने लगे और उसके बाद गुस्से में बोले, अनन्या, ये क्या किया तुमने? ये तो आपको अपनी बेटी से पूछना चाहिए। अनन्या ने जवाब देते हुए कहा, अंकल, क्या आपको लगता है कि मुझे किडनैप कराने से मैं दादाजी की सपोर्टिंग विल खोलने के लिए तैयार हो जाऊंगी? तो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि ये इम्पॉसिबल है। बड़े अंकल की आंखों में एक हैरानी दिखी और वो बोले, किडनैपिंग? क्या आप नहीं जानते अंकल? अनन्या नहीं जानती थी कि उसके अंकल को सच में नहीं पता था या वो नाटक कर रहे थे, लेकिन उनको देखकर लग रहा था कि वो सच में नहीं जानते। अनन्या ने अपनी उंगली रितिका की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहा, अंकल, आप रितिका से पूछ सकते हैं कि उसने क्या किया। हमारे पास पुलिस स्टेशन में एक रिकॉर्डिंग है जिसमें वो किडनैपर से बात कर रही है। उसके अंकल चौंक गए। उसके बाद वो अपनी बेटी की तरफ मुड़े और चिल्लाए, तुम बेवकूफ लड़की, इस बार तुमने क्या बेवकूफी कर दी? ये सब कहकर फिर उन्होंने रितिका के फेस पर एक थप्पड़ मार दिया। रितिका जमीन पर गिर गई और अब वो पहले से भी ज्यादा जोर से रोने लगी। अनन्या को पता नहीं चल रहा था कि वो दोनों कोई ड्रामा कर रहे थे या ये सच था। इसलिए अनन्या ने एक लंबी सांस ली और कहा, अंकल, मैं ये नाटक कर सकती हूँ कि कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इस बार ये लास्ट टाइम होगा। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृद्विका के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अनन्या ये सब ज्यादा देर तक नहीं झेल सकती थी, इसलिए वो जाने लगी। लेकिन उसके पीछे खड़ा सिद्धार्थ अनन्या के मुड़ने पर भी हिला नहीं और वो अनन्या से बोला, जाकर कार में बैठो। अनन्या ने नोटिस किया कि सिद्धार्थ की आंखों में कोई हमदर्दी नहीं थी, वो बस रितिका और उसके डैड को घूर रहा था। 1 मिनट सोचने के बाद अनन्या कार में जाकर बैठ गई। जैसे ही वो कार में बैठी उसने देखा सिद्धार्थ आगे जा रहा था। अनन्या को नहीं पता था कि सिद्धार्थ ने उन लोगों से क्या कहा था, लेकिन उन लोगों के चेहरे बर्फ की तरह सफेद पड़ गए थे और वो कांपने लगे। सिद्धार्थ जीप की तरफ लौट आया। वो जीप में बैठा और उसने अनन्या को देखा और फिर उसने जीप स्टार्ट की। लेकिन बड़े अंकल और रितिका ने उस कपल को जाते हुए नहीं रोका। और तो और अब वो न केवल कोई डैमेज की मांग कर पा रहे थे, बल्कि वो उनको गुस्से में देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। सिद्धार्थ और अनन्या की गाड़ी रोड पर आ गई थी, लेकिन सिद्धार्थ ने अभी तक नहीं बताया था कि उसने उन लोगों से क्या कहा था। अनन्या जानने के लिए बेचैन हो रही थी। वो सिद्धार्थ से इसके बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन ये बहुत अजीब था। एक गहरी सांस लेने के बाद अनन्या ने प्यार से कहा, तुम दिखने में डोमिनेटिंग, कूल और पावरफुल लग रहे थे जब तुमने रितिका की कार को टक्कर मारी, लेकिन ये बहुत डरावना था। क्या तुम अपने दुश्मन को मारने के लिए खुद की जान को सैक्रिफाइस कर दोगे? रितिका की कार बुरी तरह से डैमेज हो गई, लेकिन इस सब में तुम्हारी जीप पर भी कुछ स्क्रैचेस तो आए ही हैं।
क्या होता अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होता और तुम गलती से रितिका को मार देते, तब तुम क्या करते? ये एक तरीका था उसे याद दिलाने का कि दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें रितिका टच भी नहीं कर सकती। सिद्धार्थ ने एक एक शब्द बहुत क्लियर और गुस्से से कहा था। जैसे ही अनन्या ने यह सुना, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या उसने रितिका की कार को टक्कर इसलिए मारी क्योंकि रितिका ने अनन्या को किडनैप कराने की कोशिश की थी? क्या ये एक वार्निंग के साथ बदला लेना भी था? अगर रितिका एक आदमी होती तो शायद सिद्धार्थ उसे मारने के लिए किसी को ऑर्डर दे देता, लेकिन रितिका एक औरत थी तो सिद्धार्थ के पास उसकी कार को टक्कर मारने के सिवाय कोई चॉइस नहीं थी। ये तरीका थोड़ा खतरनाक था, लेकिन रितिका को समझाने के लिए बेस्ट था। अनन्या ने कुछ देर सोचा और फिर वो खुद को नहीं रोक पाई। वो मुड़ी और उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या तुमने निकलने से पहले उन लोगों को कोई धमकी दी थी? वो डरे हुए क्यों दिख रहे थे? हमारे निकलने से पहले मैंने बस उनको कुछ बातें क्लियर की थी। सिद्धार्थ ने शांति से जवाब दिया। तुमने क्या क्लियर किया? उन लोगों का चेहरा क्यों उतरा हुआ था? अनन्या को याद आया कि वो अपने अंकल और रितिका को वार्निंग दे रही थी, तो उन लोगों के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। फिर जब सिद्धार्थ ने उनसे कहा तो न केवल रितिका डरी हुई लग रही थी, बल्कि अंकल भी डर गए थे। रितिका को हमेशा से ही धमकियों से डर लगता है, लेकिन उसके बड़े अंकल एक पुरानी लोमड़ी के जैसे थे। मैंने उनको कुछ समझाया जिससे उन्हें डर लगा था। सिद्धार्थ ने जवाब दिया। कुछ समझाया जिससे उन्हें डर लगा था। अनन्या ने तुरंत अपने टीचर के बारे में सोचा। वो किस चीज से डर रहे थे? क्या ये किसी इंसान की लाइफ और डेथ से रिलेटेड था? अगर हम पुलिस को बुलाते तो क्या मेरे अंकल सीधा जेल चले जाते? अनन्या का दिल अचानक से घबराने लगा। अनन्या सिद्धार्थ की तरफ चिंता से देखने लगी और वो उससे पूछना चाहती थी, अगर उसके अंकल डर रहे थे क्योंकि उन्होंने उसके टीचर को किडनैप करवाया था? मैं सच बोलूं तो मैं मेरे टीचर की वजह से मेरे बड़े अंकल पर इस तरह से इल्जाम नहीं लगा सकती। जैसा कि तुम मेरे पति होने का दावा करते हो, तो तुम्हें पता होगा कि मेरे रिलेशन मेरे बड़े अंकल के साथ अच्छे नहीं हैं, और तुम्हें ये भी पता होगा कि मेरे एक टीचर भी हैं जो गायब हैं। मुझे लापरवाही में कुछ भी करने से इसलिए डर लगता है क्योंकि मुझे शक है कि मेरे बड़े अंकल मेरे टीचर के गायब होने में इन्वॉल्व हैं, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कर सकती। अनन्या ने कभी सिद्धार्थ के सामने अपने टीचर का जिक्र नहीं किया था। ये पहली बार था जब वो उनके बारे में बात कर रही थी। सिद्धार्थ ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी उंगलियां चलाते हुए जवाब दिया, तुम्हारे टीचर के गायब होने में तुम्हारे बड़े अंकल का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। सिद्धार्थ ने ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहा था। अनन्या सिद्धार्थ को ही घूर रही थी कि सिद्धार्थ अपने फेस के एक्सप्रेशंस को जरा भी ना बदल पाए। सिद्धार्थ का शांत और हैंडसम चेहरा बिल्कुल भी नहीं बदला और ना ही उसके इमोशंस बदले। उसकी नजर ड्राइव करते टाइम बस केवल सामने की तरफ थी। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि मेरे टीचर के गायब होने में मेरे बड़े अंकल का कोई लेना देना नहीं था? क्या तुमने इसकी जांच पड़ताल की है? नहीं। सिद्धार्थ की नजरें हल्की सी हिली और उसने अनन्या को देखा। अनन्या कुछ अजीब फील कर रही थी। उसके बाद वो बोली, तो फिर तुमने निकलने से पहले उन लोगों से क्या कहा? तुमने मेरे बड़े अंकल को कैसे डराया? अगर मेरे बड़े अंकल का मेरे टीचर के गायब होने में कोई हाथ नहीं है, तो फिर इसमें कौन इन्वॉल्व है? सिद्धार्थ पलटा और अनन्या को देखने लगा और बोला, क्या तुम्हें इन सब के लिए मुझ पर शक हो रहा है? अनन्या एकदम हैरान हो गई और शौक से सर हिलाकर बोली, मैंने कभी तुम पर शक नहीं किया। ये इम्पॉसिबल था। एक आदमी पता नहीं कहां से आया और आकर अनन्या के पति होने का दावा करने लगे, तो अनन्या उस पर सवाल कैसे नहीं उठा सकती? लेकिन वो इतना तो जान ही गई थी कि सिद्धार्थ उसे कभी दुख नहीं देगा और ना ही उसके मास्टर हैंडसम को। आगे ट्रैफिक सिग्नल रेड हो गया। सिद्धार्थ ने कार रोक दी। उसके बाद उसने अनन्या की तरफ देखा। सिद्धार्थ की आंखों में सागर के जैसी गहराई थी। वो बोला, तो क्या तुमको डर लग रहा है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? क्या वो डर रही थी? वो एक नॉर्मल इंसान थी। ये झूठ होता अगर वो कहती कि वो नहीं डर रही थी। अपनी फीलिंग्स को साइड में रखते हुए अनन्या ने सिद्धार्थ से सीरियसली पूछा, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृदविका के साथ सिर्फ पॉकेट FM पर। अनन्या का सिद्धार्थ से ही पलटकर सवाल पूछने पर सिद्धार्थ खुशी से हंसता हुआ बोला, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। सिद्धार्थ ने ये नहीं कहा था कि वो उससे झूठ बोल रहा है। उसने बस ये कहा कि वो उसकी हेल्प करेगा। क्या वो बात चेंज कर रहा था? अनन्या ने खुद से कहा, वो इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनेगी। लेकिन अनन्या इससे पहले कुछ कहती, सिद्धार्थ ने 4 शब्दों में बात खत्म कर दी। उसने कहा, अपने टीचर को ढूंढो। अनन्या की आंखें बड़ी हो गईं और वो बोली, तुम सच में मेरे टीचर को ढूंढने में मेरी हेल्प करना चाहते हो? सिद्धार्थ ने जवाब दिया, ये एक शब्द अनन्या के कानों में गूंजने लगा। अनन्या को यकीन नहीं हो रहा था। वो बोली, क्यों? क्या ये तुम्हारे पति का हक नहीं है कि वो तुम्हारी हेल्प करे? सिद्धार्थ के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर थे और आंखें सामने फोकस्ड थी। रोड लाइट्स की रोशनी कार की खिड़की से सिद्धार्थ की बॉडी पर पड़ रही थी। उसका हैंडसम चेहरा बहुत अच्छा और अट्रैक्टिव लग रहा था। अनन्या ने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया और खिड़की से बाहर देखने लगी। उसे नहीं पता था कि कैसे रिस्पॉन्ड करे। इसी दौरान लतिका ने कहा था कि वो अपने पेरेंट्स के घर उनसे मिलने जाने वाली थी, लेकिन वो सीधा उनके घर नहीं गई, बल्कि वो पहले प्रियंका सिंह ठाकुर के घर गई। प्रियंका ने सुना था कि लतिका ट्रीटमेंट लेने के लिए मान गई है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका ट्रीटमेंट कैसा चल रहा था। जब प्रियंका ने लतिका को देखा कि अब वो बिल्कुल पहले जैसी लगने लगी थी, तो उसे हैरानी और खुशी दोनों हुए और वो बोली, वाह लतिका, ये बहुत अच्छा हुआ, तुम पहले जैसी लग रही हो। प्रियंका ने आगे बढ़कर लतिका को ऊपर से नीचे तक देखा और उसे गले लगा लिया और कहा, अब तुम्हारे पेरेंट्स पक्का ही अच्छा फील करेंगे और उनकी टेंशन खत्म हो जाएगी। लतिका ने शांत रहकर लेकिन प्यार से प्रियंका से कहा, थैंक यू दीदी, हमें डॉक्टर सजेस्ट करने के लिए। अनन्या सच में कमाल है। अनन्या ने न केवल लतिका की फिजिकल बीमारी दूर की थी, बल्कि उसकी मानसिक बीमारी भी दूर कर दी थी। हाँ बेशक, अनन्या एक बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। वो दिल और दिमाग दोनों से बस दूसरों के लिए सोचती हैं। उसमें बिल्कुल घमंड नहीं है और उसे खुद को प्रमोट करना भी आता है। प्रियंका लतिका को सोफे पर बैठाते हुए बोली,
मुझे थैंक यू मत बोलो, अगर किसी को थैंक यू कहना ही है तो अनन्या से कहो। लतिका ने हाँ में सिर हिलाया और चाय का एक सिप लिया। उसके बाद उसने प्रियंका को देखा और पूछा, दीदी क्या आपने उस आदमी को दिल्ली में देखा था ना, है ना? प्रियंका समझी नहीं कि वो किसके लिए बोल रही थी, इसलिए उसने पूछा, कौन? लतिका ने जवाब दिया, सिद्धार्थ, अनन्या का पति। प्रियंका थोड़ा हैरान हो गई और फिर हंसने लगी। उसे नहीं समझ आ रहा था कि क्या बोला जाए। लतिका ने उसके बाद समझाया, मेरे डैड दिल्ली अक्सर नहीं जाते, इसलिए इसमें हैरानी की बात नहीं है कि वो सिद्धार्थ को नहीं पहचान सकते। लेकिन दीदी आप अक्सर दिल्ली इवेंट्स अटेंड करने के लिए जाते हो, आप पक्का ही उसे जानती होंगी। क्या वो मिस्टर सिद्धार्थ नहीं है, दिल्ली की फेमस मिलिट्री फैमिली का वही मिस्टीरियस और खुद में रहने वाला बेटा? प्रियंका हंसते हुए बोली, हाँ मुझे पता है, और मैंने ये भी नोटिस किया है कि अनन्या उसे नॉर्मल आदमी की तरह ट्रीट करती है। लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। हमारी जैसी फैमिलीज हमेशा अपने मैचिंग स्टेटस के बारे में ही सोचती हैं, इसलिए अगर कोई अपनी पहचान छिपाता है तो इसमें क्या गलत है? लतिका ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन अनन्या इस तरह की नहीं है कि। प्रियंका बीच में ही कट करते हुए बोली, हम में से कोई भी अनन्या के लिए वैसा कुछ नहीं सोच सकता, लेकिन हम में से कोई भी उसके साथ पूरी जिंदगी नहीं रहेगा। तुम नहीं जानती कि कितनी लड़कियां पैसों के लिए अपना सच छुपाती हैं। उसके बाद जैसे ही उनकी शादी होती है वो अपना सच दिखा देती हैं। कुछ तो अपने पार्टनर को छोड़ देती हैं जैसे ही उन्हें कोई ज्यादा पैसे वाला मिलता है। आदमी लोग भी सेम ही होते हैं। जैसे कि प्रियंका आगे बोलने से पहले जरा सा रुकी और फिर बोली, तुम्हारा पुराना बॉयफ्रेंड? ये सुनकर लतिका की जैसे सांस रुक गई थी। उसने पलकें झपकाई जैसे वो अपने अंदर उठा दर्द और दुख को छुपा रही थी। प्रियंका ने लतिका का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे पता है तुम अपने ब्रेकअप के बारे में बात नहीं करना चाहती और तुम ये भी नहीं चाहती कि कोई भी इसका कारण जाने। मैंने उसे देखा था जब मैं लास्ट टाइम दिल्ली गई थी, वो अभी राठौड़ फैमिली की बड़ी बेटी के साथ है। लतिका ने शौक से अपनी आंखें बड़ी कर ली। वो अपने सेंसेस में आ चुकी थी। उसकी नजरें ना तो ज्यादा तीखी और ना ही ज्यादा उदास लग रही थी। वो बिल्कुल इमोशनलेस लग रही थी, जैसे किसी बर्फीले पहाड़ पर वो अकेली हो। लतिका ने बोला, दीदी मैं यहाँ आपसे अनन्या के बारे में बात करने आई थी। प्रियंका हंसते हुए बोली, मैं बता सकती हूँ कि तुम सच में उसकी केयर करती हो। तुम एक फ्रेंड होने के नाते उसके बारे में सोच रही हो और इसलिए तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं सिद्धार्थ अनन्या को हर्ट ना कर दे। लेकिन लतिका, जितना मैं जानती हूँ, सिद्धार्थ हमेशा से ही बहुत लो प्रोफाइल रहा है और उसकी कभी रिलेशनशिप्स भी नहीं रही। मैंने कभी नहीं सुना कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी है। जैसा कि अब सिद्धार्थ ने जानबूझकर अपनी पहचान छुपाई है, वो अनन्या के असिस्टेंट होने का एक्ट भी कर रहा है और एक छोटे से अपार्टमेंट में भी रह रहा है। और यहाँ तक कि सिद्धार्थ ने अनन्या के साथ शादी भी की, तो वो पक्का ही अनन्या को पसंद करता है, इसलिए वो उसे हर्ट नहीं करेगा। और फिर मेरा मानना है कि बाहर वाले इंसान को किसी कपल के मैटर्स में बोलने का हक भी नहीं है, फिर चाहे वो सच में एक दूसरे से प्यार करते हों या धोखा दे रहे हों। इसे केवल वही महसूस करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि ये मीठा है या कड़वा। शानू अनन्या को बहुत पसंद करता है, इसलिए मैं भी करती हूँ। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृदविका के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इसलिए मैं अक्सर शानू को उससे मिलवाने ले जाती हूँ। तुम अब उसके साथ टाइम बिता रही हो तो तुम्हें पता चलेगा कि वो एक स्मार्ट औरत है और पैशनेट और केयरिंग है। कोई इंसान कितनी भी एक्टिंग कर ले पर अपना असली नेचर नहीं छुपा सकता। सिद्धार्थ का बोलना और कैरेक्टर सब ठीक है, वो क्लासी है और उसे ज्यादा एक्सप्रेस करना नहीं आता और वो हवा की तरह अनन्या के साथ ही रहता है। क्या तुम्हें लगता है कि अनन्या को अपने पति के बारे में शक नहीं होता होगा और वो नहीं जानना चाहती होगी कि वो ऐसा क्यों है? लतिका चुप रही। बिल्कुल नहीं, अनन्या सच में ये सब जानना चाहती होगी, लेकिन क्या उसने सिद्धार्थ से इसके बारे में पूछा होगा और क्या सिद्धार्थ ने झूठ बोला होगा? प्रियंका दीदी सही थी, किसी बाहर के इंसान को उसमें दखल नहीं देना चाहिए। ठीक है लतिका, अब उनके बारे में सोचना बंद करो। प्रियंका ने चाय पीते हुए कहा। उसका मुंह बात करते करते सूख गया था, लेकिन अचानक प्रियंका को कुछ याद आया। लेकिन मेरे पास कुछ है जो मुझे अनन्या को बताना है। क्या है वो? लतिका ने पूछा। लगता है पटेल फैमिली अनन्या के क्लिनिक में इंटरेस्टेड है। लतिका ने हैरानी से पूछा, पटेल फैमिली? पटेल फैमिली के पास तो पहले ही काफी सारे हॉस्पिटल्स हैं और वो लोग तो इन्हें दिल्ली तक एक्सपेंड करना चाह रहे थे, है ना? वो लोग अनन्या के छोटे से क्लिनिक में इंटरेस्टेड क्यों हैं? प्रियंका के घर से जाने के बाद लतिका ने टैक्सी ली और अपने पेरेंट्स से मिलने होटल चली गई। जैसे ही लतिका टैक्सी में बैठी, उसने देखा उसके फोन पर काफी सारे मैसेजेस आए हुए थे। लगता है उसके बहुत सारे फ्रेंड्स उसकी कंडीशन जानकर परेशान हो गए थे। लेकिन उस दिन लतिका अपने अपार्टमेंट जाने से पहले सिद्धि पटेल के घर गई। पहले जहाँ ये लोग लतिका की बीमारी के बारे में अफवाह फैला रहे थे कि वो कहीं जाना भी नहीं चाहती, इन लोगों को कोई चिंता नहीं थी, ये सब बस मजाक बना रहे थे। यहाँ तक कि जो लोग मिलने आए थे और मैसेजेस कर रहे थे, वो जानना चाहते थे कि उसे ऐसी कौन सी बीमारी है जिस पर वो लोग हंस सकें। लतिका को लोगों से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं था और ना ही वो इन सब में अच्छी थी, इसलिए उसके ज्यादातर दोस्त दिखावटी थे। जैसे वो सिद्धि पटेल और उसकी दोस्त अदिति, उनमें ना तो दिमाग था और ना ही सेंस। उनके सोशल सर्कल में कोई सच्ची फ्रेंडशिप वाला नहीं था। सारे रिश्ते बस खुद के मतलब के लिए थे। जब भी वो लोग एक दूसरे को देखते और मिलते, वो सब एक बैटल की तरह लगता था। उनकी बातों में सच और झूठ सब मिक्स होता था और उनकी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स सब झूठ हुआ करती थी। सच्चे और अच्छे दोस्त बहुत मुश्किल से हुआ करते थे, इसलिए लतिका अनन्या को पसंद करती थी। उसके साथ रहकर लतिका अच्छा फील करती थी। भले ही वो लोग एक दूसरे को ज्यादा टाइम से नहीं जानते थे, लेकिन उनको देखकर लगता था कि वो काफी पुराने फ्रेंड्स थे और एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल भी थे। जब भी लतिका का मूड खराब होता या उसे लगता जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं रह गया है, तो वो अनन्या के पास जाती और बात करती। तब लतिका को एहसास होता कि वो सब फालतू का सोच रही थी। अनन्या हमेशा शांत ही रहती थी। उसके लिए जीना और मरना कोई बड़ी बात नहीं थी।
शायद इसलिए क्योंकि वो एक डॉक्टर थी और उसको इन सब की आदत थी। अब जब लतिका ठीक हो गई थी तो वो अपने सोशल सर्कल का हॉट टॉपिक बन गई थी। कुछ लोग उसके साथ शॉपिंग पर जाना चाहते थे, कुछ लोग उसके साथ खाना खाना चाहते थे, किसी ने उससे शादी के लिए पूछा। और ये उसके चाहने वालों में से एक था बहुत बड़े बिजनेसमैन का दूसरा बेटा जतिन कश्यप। वो पिछले 1 साल तक लतिका का पीछा करता रहा जब तक कि वो बीमार नहीं हो गई थी। और अब जब सबने सुना कि लतिका फिर से ठीक हो गई है तो वो तुरंत फिर से आ गया। सूट और लेदर शूज पहने वो लतिका के होटल पार्क क्लासिक के सामने खड़ा था और उसके हाथों में रेड रोजेस का एक बुके था। जैसे ही उसने लतिका को देखा, जतिन तुरंत लतिका के पास आया और बोला, लतिका, मैं उस टाइम विदेश चला गया था। जब मैं लौटा तो मैंने सुना कि तुम ठीक हो गई हो, इसलिए मैं भागकर तुम्हारे पास तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। लतिका ने उस आदमी को देखा और लिफ्ट के अंदर चली गई और सोचने लगी, विदेश? जतिन तो हमेशा से ही लाइमलाइट में रहा है। वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था, महंगी गाड़ियां चला रहा था और सुंदर औरतों के साथ घूम रहा था। और उसके दिखाई ना देने का कारण था कि लतिका बीमार हो गई थी और उसने कहीं सुना था कि लतिका की बीमारी ठीक नहीं हो सकती। और इन सब के बाद जतिन ने अपने प्यार का पीछा नहीं किया। ये सब उसकी पहचान की वजह से था। फिर जतिन ने लतिका का पीछा किया और वो भी उसके साथ लिफ्ट में अंदर आ गया। लेकिन जैसे ही लिफ्ट बंद होने वाली थी, अचानक एक आदमी भागता हुआ लिफ्ट के अंदर आ गया। एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी वाला आदमी था जिसका चेहरा सुंदर था। पहली नजर से तो बताना मुश्किल था कि वो आदमी था या औरत। जब जतिन ने उसे देखा तो वो हैरान रह गया। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो आदमी था तो जतिन ने निराश होकर तुरंत अपना मुंह फेर लिया। लतिका ने भी उस आदमी को देखा और उसे सरप्राइज हुआ कि वो विजय था। विजय भी हैरान हो गया था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लतिका को होटल में देखेगा। जतिन ने लतिका को देखा और उसे फिर से गुलाब देते हुए कहा, लतिका, चलो साथ में डिनर करते हैं। वो बार बार कह रहा था, हालांकि लतिका उसे लगातार इग्नोर कर रही थी। फिर भी जतिन ने बुरा नहीं माना और वो पूछने लगा, तुम क्या खाना पसंद करोगी, इंडियन फूड या चाइनीज फूड? विजय को लतिका को देखकर हंसी आ रही थी, लेकिन वो अपनी हंसी दबाकर शो देख रहा था। लेकिन जैसे ही विजय ने लतिका को देखा, उसे अचानक एहसास हुआ कि वो पीछे से कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। वो बिल्कुल उस औरत जैसी लग रही थी जिसे वो बार में मिला था। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृदविका के साथ सिर्फ पॉकेट FM पर। लतिका ने विजय की अजीब नजर को महसूस कर लिया था, इसलिए लतिका ने भी उसे वापस देखा। उस पल विजय ने अपनी नजर हटा ली। विजय क्या सोच रहा था? उस दिन बार में लाइट थोड़ी डिम थी और हर तरफ धुआं था और जो औरत उसे अट्रैक्ट कर रही थी उसकी बॉडी काफी सेक्सी लग रही थी। लेकिन उसकी बॉडी लतिका की बॉडी की जैसी ही लग रही थी और उनका चेहरा सेम नहीं था। एक जो किसी परी जैसी सुंदर थी और एक चुड़ैल जैसी बदसूरत। विजय मुड़ा और लिफ्ट के नंबर्स को देखने लगा। लतिका जल्दी ही अपने फ्लोर पर पहुंच गई और लिफ्ट का दरवाजा खुला। जैसे ही लतिका बाहर निकली, जतिन उसे फॉलो करने लगा और बोला, लतिका, मैं। जतिन के सामने लतिका अचानक रुकी और बोली, अगर तुम मुझे अभी भी कंटिन्यू फॉलो करोगे तो मैं तुम्हारा इस होटल में आना ही बैन करवा दूंगी। जतिन तुरंत अपने रास्ते में ही रुक गया और लतिका को जाते हुए देखकर भी स्माइल करता रहा। जतिन लिफ्ट के दरवाजे के बीच ही खड़ा था जो इस लिफ्ट को बंद होने से रोक रहा था। विजय उसे देखकर इरिटेट हो रहा था। जैसे ही लतिका चली गई, जतिन के एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए और वो ग्राउंड पर थूकते हुए बोला, थू, कितनी घमंडी लड़की है। क्या वो सच में सोचती है कि उससे सुंदर कोई नहीं है? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की? उसने कभी अपना चेहरा आईने में भी देखा है? वो कितनी बोरिंग है। उसे देखकर बेड पर पड़ी हुई डेड बॉडी याद आ जाती है। अगर ये उसकी माँ नहीं होती तो मैं उसे कभी कोई अटेंशन नहीं देता। लेकिन जैसे ही जतिन ने बोलना खत्म किया, उसे लगा किसी ने उसे नीचे लात मारी हो। जतिन आगे जाकर मुंह केबल गिरा। वो तुरंत दर्द से चिल्लाया, मुझे लात किसने मारी? कौन था वो? लेकिन जैसे ही वो उठा, लिफ्ट का दरवाजा बंद हो चुका था। लिफ्ट के अंदर विजय ने अपनी आंखें नीची कर ली और बोला, कचरा। विजय लतिका को भी पसंद नहीं करता था क्योंकि वो बहुत बोरिंग थी। लेकिन वो जतिन जैसे बेवकूफों से ज्यादा नफरत करता था। वो लात बहुत आराम से मारी गई थी। फिर भी विजय ने सोचा उसके जूते गंदे हो गए और उसे नए खरीदने चाहिए। इसी बीच सिद्धार्थ अनन्या के साथ घर नहीं गया। उसने अनन्या को घर पर ड्रॉप किया और कहा, मुझे कुछ काम है, मुझे जाना पड़ेगा। घर लौटने के बाद अनन्या ने डिनर किया और थोड़ी देर सोने के बाद वो उस डिब्बे के बारे में सोचने लगी जो उसने कल देखा था। अनन्या को याद आया वो सिद्धार्थ ने ले लिया था। सिद्धार्थ ने वो बॉक्स क्यों ले लिया था? उस बॉक्स में ऐसा क्या सीक्रेट था? अनन्या सिद्धार्थ के बेडरूम में गई, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसे वो बॉक्स नहीं मिला। सिद्धार्थ ने उस दिन जाने से पहले अनन्या को अपने फोन नंबर दिए थे, लेकिन अनन्या जैसे ही उसे कॉल करने वाली थी, उसे वो बॉक्स अलमारी पर रखा हुआ दिखा। शायद वो गलत थी। सिद्धार्थ ने वो बॉक्स इसलिए वहां से ले लिया था ताकि अनन्या अच्छे से सो सके। अनन्या ने वो बॉक्स खोला और सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स को बाहर निकाला और उन्हें टेबल पर रखा। अनन्या को अच्छे से याद था कि उन मेडिकल रिकॉर्ड्स में से काफी सारे पटेल हॉस्पिटल्स के थे, लेकिन वो सभी पटेल हॉस्पिटल्स के नहीं थे। अनन्या के टीचर ने वो मेडिकल रिकॉर्ड्स क्यों इकट्ठे कर रखे थे? अनन्या ने कुछ देर सोचा, लेकिन वो कारण का पता नहीं लगा सकी। उस रात लतिका अपने अपार्टमेंट लौटी और उसने अनन्या का दरवाजा खटखटाया। उसके हाथों में 2 वाइन की बोतल थी और वो उन्हें अनन्या के साथ बैठकर पीना चाहती थी। अनन्या लतिका को वाइन के साथ देखकर हंसी और उसके हाथों से बोतल लेते हुए बोली, तुम अभी भी एक पेशेंट हो, तुम ड्रिंक कैसे कर सकती हो? और फिर मैं भी अभी कुछ दिन पहले ही हॉस्पिटल से आई हूँ, मैं भी ड्रिंक नहीं कर सकती। सॉरी, फिर तो हम दोनों ड्रिंक नहीं करेंगे, चलो थोड़ी देर बातें ही कर लेते हैं। लतिका ने उसे उदास होते हुए अनन्या को हंसते हुए देखा। उसकी स्माइल अनन्या के नाम की तरह ही स्वीट थी। लो, कुछ पानी पियो। अनन्या ने लतिका को ग्लास में पानी लाकर दिया।
थैंक यू, लतिका ने ग्लास लेते हुए कहा और पानी पिया। उसके बाद वो बोली, क्या तुम्हारे पति घर पर नहीं है? सिद्धार्थ सच में उसका पति नहीं था, इसलिए वो थोड़ा सा हैरान हो गई और बोली, एक्चुअली अनन्या लतिका को सब कुछ क्लियर करना चाहती थी और बताना चाहती थी कि वो और सिद्धार्थ सच में मैरिड नहीं है। लेकिन लतिका ने उसे बीच में ही चिंता दिखाते हुए कहा, क्या फिर से तुम दोनों में लड़ाई हुई है? अनन्या ने जल्दी से अपना सिर हिलाकर कहा, नहीं, हम नहीं लड़ते। तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम दोनों में अच्छी बॉन्डिंग है। लतिका को याद आया कि वो दोनों किस तरह एक दूसरे को खाना खिला रहे थे और उसे एहसास हुआ कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। अनन्या थोड़ा सा हैरान हो गई थी। क्या अनन्या और सिद्धार्थ का रिश्ता सच में उतना अच्छा था? क्या वो दोनों अलग नहीं दिखते थे और मैरिड कपल जैसे लगते थे? लतिका ने टॉपिक बदला और वो बोली, मैं आज प्रियंका दीदी से मिलने गई थी। उन्होंने मुझे एक बात तुम्हें बताने को कही। पटेल फैमिली की नजर तुम्हारी क्लिनिक पर है। अनन्या ने शॉक होकर कहा, दीप पटेल फैमिली? हाँ, सिद्धि पटेल की फैमिली। मुझे भी ये सोचकर झटका लगा था। वो लोग तुम्हारी क्लिनिक में इंटरेस्टेड क्यों होंगे? शायद इसलिए कि अब हर कोई आयुर्वेदिक तरीकों और दवाइयों के बारे में बात करने लगा है, तो इसलिए अब वो भी अपना ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खोलना चाहते हो। क्या अपना क्लिनिक तुम उनको बेचना चाहोगी? लतिका ने पूछा। अनन्या ने तुरंत जवाब दिया, नहीं। तब तो तुम्हें सच में बहुत सावधान रहने की जरूरत है, लतिका ने वार्न करते हुए कहा। अनन्या ये सुनकर जोर से हंसी और पूछने लगी, अगर मैं मेरे क्लिनिक को बेचने से मना कर दूं तो क्या वो मुझे मजबूर करेंगे? इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृद्विका के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। क्या तुम्हें पता है पटेल फैमिली ने अपना बिजनेस कैसे बढ़ाया है? लतिका ने पूछा। अनन्या ने ना में अपना सिर हिलाया। सिद्धि पटेल के डैड एक मामूली से डॉक्टर थे। उन्होंने अपना करियर एक रेमेडी बताते हुए शुरू किया था। वो एक छोटा सा क्लिनिक चलाते थे जिसमें वो कुछ दवाइयां बेचा करते थे। कुछ सालों पहले प्राइवेट हॉस्पिटल्स की पॉपुलैरिटी बढ़ गई और सिद्धि पटेल के डैड भी अपने क्लिनिक को बढ़ाकर हॉस्पिटल बनाना चाहते थे, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था। इसलिए पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक तरकीब लगाई और अपने क्लिनिक को रेड लाइट जोन में फेमस करने के लिए और लोगों में बीमारियां फैलाने के लिए लोगों को पैसे दिए। जब वो लोग उनके क्लिनिक में इलाज करवाने आए तो उन्होंने उनका इलाज की चिंता न करके जानबूझकर उन्हें महंगी दवाइयां लिखकर दी। फाइनली उन्होंने इतना पैसा बना लिया और अपने छोटे से क्लिनिक को हॉस्पिटल बना दिया। उसके बाद उन्होंने एड दिया कि वो हर तरीके की बीमारी का इलाज कर सकते हैं और फिर चाहे पेशेंट की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी हो, उन्हें मतलब नहीं होता था। वो बस उन्हें महंगी दवाइयां लिखकर दे देते थे। उन्हें इलाज से कोई मतलब नहीं होता था। वो बस उनसे पैसे कमाने के लिए कोई भी तरीका अपनाते थे। इस तरह से पटेल फैमिली ने अपने हॉस्पिटल्स की चेन खड़ी कर दी। अनन्या ने सारी बातें हैरानी से सुनी और उसके सर पर पसीना आ गया और वो बोली, नहीं, क्या ये पेशेंट्स के साथ अन्याय नहीं है? हाँ, उनका एक एक पैसा लोगों के साथ किए अन्याय का है। पैसे के लिए वो कुछ भी कर लेंगे, लतिका ने गुस्से से कहा। एक पल बाद लतिका ने पूछा, क्या तुमने मेडिसिन की पढ़ाई नहीं की? क्या तुम्हारे जानकारों में ये बात किसी को नहीं पता? अनन्या ने सर हिलाते हुए कहा, मुझे सच में नहीं पता। हम सभी केवल अपने स्किल्स को बढ़ाने में ही फोकस करते थे। हम सबको ये सब जानने का कभी मौका ही नहीं मिलता था। और फिर कोई नॉर्मल इंसान ये सब कैसे जान सकता था? हमारी इंडस्ट्री में जब लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तब वो ये सब चीजें पता करते हैं कि हॉस्पिटल कैसा है, प्राइवेट है या पब्लिक, कितना पेमेंट मिलेगा, वहाँ कोई प्रोग्रेस होगी कि नहीं और उनका पेमेंट कौन करेगा। ये पहली बार था जब अनन्या ने ये सब सुना था और उसे सोसाइटी का एक दूसरा रूप देखने को मिला था। वो बहुत शॉकिंग था, डार्क था और डरा देने वाला भी था। लतिका ने अनन्या के चेहरे के हैरान भाव को देखा और उसका गुस्सा भी ठंडा हो चुका था। लतिका ने अनन्या को शांत करते हुए कहा, तुम ज्यादा परेशान मत हो, मैं हूं यहाँ। अगर तुम इसके लिए सहमत नहीं हो तो पटेल फैमिली तुम्हारा क्लिनिक कभी नहीं खरीद पाएगी। लतिका ने हमेशा से ही सिद्धि को एक घमंडी और गुस्सैल लड़की के रूप में देखा था। इतने सालों से वो उसे जानती थी। सिद्धि कभी भी लोगों का मजाक उड़ाने में पीछे नहीं रहती थी, बल्कि वो उन्हीं लोगों के साथ रहती थी जो दूसरों को नीचा दिखाया करते थे। दूसरी तरफ अनन्या एक साफ दिल की लड़की थी। वो बहुत ऑनेस्ट इंसान थी और उसका ध्यान सिर्फ लोगों की केयर करने पर था। अगर अनन्या सिद्धि के खिलाफ जाएगी तो पक्का ही अनन्या को सफर करना पड़ेगा। लेकिन अनन्या को ये नहीं पता था कि लतिका उसे एक साधारण और कमजोर इंसान समझ रही थी। हाँ, अनन्या शौक थी और उसे चिंता भी हो रही थी, लेकिन वो पटेल फैमिली से डर नहीं रही थी। वो बस हैरान थी कि लोग पैसे के लिए इतना गिर सकते हैं और इस तरह के तरीके अपना सकते हैं। अनन्या ने लतिका के लिए थैंकफुल महसूस किया और उसे स्माइल करते हुए कहा, लतिका, थैंक यू। लेकिन लतिका इकलौती नहीं थी जिसका थैंक यू करना चाहिए था। अनन्या को प्रियंका को भी थैंक यू कहना चाहिए था, क्योंकि वही थी जिसने अनन्या को वार्न किया था और उसे संभलने का मौका दिया था। अनन्या मन में सोच रही थी, अगर पटेल फैमिली आयुर्वेदिक क्लिनिक खोलना ही चाहती थी तो वो कहीं और क्यों नहीं खोलते? उन लोगों ने जीवन क्लिनिक को ही क्यों चुना? और अभी ही क्यों, जब उसके टीचर गायब हैं और उसके बड़े अंकल जानबूझकर इस क्लिनिक को बेचना चाहते हैं? क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था? उसी दिन अनन्या ने सिद्धि को जीवन क्लिनिक में देखा था। अनन्या ने ये कभी नहीं सोचा था कि पटेल फैमिली उसका क्लिनिक खरीदना चाहती है और वो यहाँ सिद्धि को अनन्या से पर्सनली बात करने के लिए भेजेंगे। सिद्धि ने अपनी आंखों से क्लिनिक को अच्छे से देख लिया। जब उसने नोटिस किया कि वहाँ सिर्फ एक पेशेंट था तो वो मजाक उड़ाते हुए हंसने लगी और वेटिंग रूम में बैठ गई। लेकिन वो अकेले नहीं आई थी, उसके साथ एक लगभग 40 साल का एक आदमी भी था। वो सूट पहने था और उसके हाथ में एक ब्रीफ केस भी था। ऑब्वियसली वो उसका असिस्टेंट था। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर बॉस कौन है? सिद्धि के असिस्टेंट ने तेज आवाज में पूछा। उस टाइम अनन्या पेशेंट से बात कर रही थी, इसलिए उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया।
जोशी अंकल मेडिसिन टेबल के पीछे से निकलकर बाहर आए और उन्होंने पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या बात है? हेलो, मैं कमल हूँ, मिस पटेल का असिस्टेंट। हम लोग आपका ये क्लिनिक खरीदना चाहते हैं। कहते हुए असिस्टेंट ने अपने ब्रीफकेस में से पेपर्स निकाले और जोशी अंकल को देते हुए बोला, हमने प्राइस को खाली छोड़ दिया है। क्लिनिक को खरीदने के पेपर्स? क्या हम हमारा क्लिनिक बेच रहे हैं? जोशी अंकल ने हैरान होते हुए पूछा। वो हैरानी से अनन्या की तरफ मुड़े। उस टाइम अनन्या पेशेंट से बात कर रही थी। 2 दिन एक्यूपंक्चर और दवाइयां लेने के बाद आपकी गले की नसें काफी ठीक हो गई हैं और आपका फीवर भी कम हो गया है, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहना है। मैं आपको 5 दिन की दवाई और दे रही हूँ। उनको लेने के बाद आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। बोलने के बाद अनन्या ने पेन और पेपर उठाया और प्रिस्क्रिप्शन लिखा। लिखते टाइम वो बोली, ध्यान रखना, आप ज्यादा तीखा मत खाना, फ्रूट्स और सब्जियां ज्यादा खाना और विटामिन सी वाले फूड ज्यादा खाना। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृदविका के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद अनन्या ने पेपर पेशेंट को दे दिया और जोशी अंकल से कहा, जोशी अंकल प्लीज ये प्रिस्क्रिप्शन देख लीजिए। जोशी अंकल ने वो पेपर्स उस असिस्टेंट को दे दिए और मेडिसिन टेबल पर चले गए। उसके बाद वो पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर दवाई देने लगे। उसी बीच अनन्या सिद्धि के पास गई और उसके सामने बैठी। जब सिद्धि ने अनन्या को देखा तो वो हैरान रह गई और बोली, तुम यहाँ? अनन्या ने स्माइल करते हुए कहा, हेलो मिस पटेल। सिद्धि ने अनन्या को ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी चेयर पर बैठ गई। उसके बाद सिद्धि ने गुस्से से अनन्या को देखकर कहा, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम लतिका की फ्रेंड बनोगी। ये सच में ही किस्मत की बात है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मिस पटेल से दोबारा इतना जल्दी मिलना होगा। अनन्या ने हंसते हुए कहा। हालांकि अनन्या नॉर्मली बैठी थी, लेकिन उसकी प्रेजेंस भी सिद्धि की प्रेजेंस से कम नहीं लग रही थी। जैसा कि तुम लतिका की फ्रेंड हो, इसलिए सब नेगोशिएबल है। मैं तुम्हें वो प्राइस दे सकती हूँ जिससे तुम खुश हो जाओगी, सिद्धि ने घमंड से कहा। अनन्या ने सिद्धि की तरफ हंसते हुए देखा और कहा, मिस पटेल, मुझे नहीं लगता कि मैंने मेरे क्लिनिक को बेचने के बारे में कुछ भी कहा है। कल जब सिद्धि लंच टाइम में लतिका से बात कर रही थी, तब वो आयुर्वेदिक मेडिसिन को नीचा दिखा रही थी। तो फिर वो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन क्लिनिक क्यों खरीदना चाहती थी? तुम्हारी क्लिनिक को देखकर लगता है कि यहाँ ज्यादा बिजनेस नहीं है। रोज यहाँ बैठकर अपने बिजनेस की चिंता करती हो, इससे अच्छा तुम इसे बेच क्यों नहीं देती? इस तरह तुम अपनी लाइफ ज्यादा अच्छे से जी सकती हो। सिद्धि ने हंसते हुए अनन्या के सामने क्लिनिक को खरीदने के पेपर्स रख दिए। अनन्या ने वो पेपर्स सिद्धि को वापस देते हुए कहा, सॉरी, लेकिन मैं अपना क्लिनिक बेचना नहीं चाहती। नहीं बेचना चाहती? सिद्धि के चेहरे की स्माइल तुरंत गायब हो गई और उसे गुस्सा आने लगा। वो बोली, क्या तुम ये क्लिनिक सच में नहीं बेचना चाहती या तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए? मैंने पहले कहा तुमसे कि हम दोनों लतिका को जानते हैं, तो मैं तुम्हें कम पैसे नहीं दूंगी जिससे तुम्हें निराशा हो। अनन्या फिर से हंसने लगी। ये क्लिनिक मेरा नहीं है, इसलिए मुझे इसे बेचने का हक नहीं है। सिद्धि ने उसे गुस्से में देखा और फिर मजाक बनाते हुए बोली, अगर तुम मेरे साथ खेल रही हो तो तुम्हें इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैं बता चुकी हूँ, मैं इसे नहीं बेच सकती तो नहीं बेच सकती। अगर तुम ये सब गलत समझ रही हो तो फिर मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। अनन्या ने अपना सिर हिलाया और हाथ आगे करते हुए मना कर दिया। इस टाइम सिद्धि को फाइनली लगा कि अनन्या अपना क्लिनिक नहीं बेचना चाहती और वो बोली, अगर तुम इसे बेचना नहीं चाहती तो तुम इससे कितना पैसा कमा लोगी? सिद्धि ने पूछा। मैं कितना भी पैसा कमाऊं तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए, अनन्या ने जवाब देते हुए कहा। सिद्धि ने फिर मजाक उड़ाते हुए कहा, मिस अनन्या, मैं तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ। तुम्हारा क्लिनिक पैसे कमाने के हिसाब से बहुत पुराना है। रोज खुद को थकाने से अच्छा है कि तुम अपना थोड़ा दिमाग खोल लो। अनन्या ने अपने हाथों को बांधते हुए कहा, तुम्हारी एडवाइस देने के लिए थैंक यू, लेकिन ये जरूरी नहीं थी। अनन्या के एक्सप्रेशंस देखकर लग रहा था कि अब वो और बातें नहीं करना चाहती थी। सिद्धि ने अनन्या को अपनी तीखी नजरों से गुस्से में घूरा। एक पल बाद सिद्धि खड़ी हुई और बोली, मिस अनन्या, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें जल्दी डिसाइड नहीं करना चाहिए। मैं ये पेपर्स यहीं छोड़कर जा रही हूँ ताकि तुम अपने फ्यूचर के बारे में ध्यान से सोच सको। मेरे फोन नंबर भी इसके अंदर है। अगर तुम अपना माइंड चेंज कर लो तो मुझे कॉल करना, सिद्धि ने गुस्से में कहा। ये कहने के बाद सिद्धि ने अपना हैंडबैग उठाया और क्लिनिक से बाहर चली गई और साथ में उसका असिस्टेंट भी उसके पीछे चला गया। लेकिन जैसे ही अनन्या मुड़ी और उसने वो पेपर्स देखे, अनन्या ने उन्हें उठाया और अपने पीछे रखे डस्टबिन में डाल दिया। सिद्धि ने अनन्या को ये करते हुए देख लिया। सिद्धि ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और गुस्से से जलने लगी। जोशी अंकल ने सिद्धि को जाते हुए चिंता से देखा और उसके एक्सप्रेशंस देखते हुए बोले, मुझे नहीं लगता कि ये लोग आसानी से हार मानेंगे। अनन्या ने जोशी अंकल को देखा और कहा, वो अपने रास्ते में आने वाली हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थी। जोशी अंकल, आप चिंता मत कीजिए, इस क्लिनिक के साथ कुछ भी नहीं होगा, अनन्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। तुम? जोशी अंकल ने अपना सिर हिलाया। उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। उन्हें इस क्लिनिक में आए कुछ साल हो गए थे और उन्हें पता था कि अनन्या एक बहुत अच्छी इंसान है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपना हर दिन इस क्लिनिक में पेशेंट्स को देखने में ही बिताती थी और उसे दुनिया के दूसरे साइड के बारे में कोई आइडिया नहीं था। जोशी अंकल, मौसम ठंडा हो गया है और अभी ज्यादा पेशेंट्स भी नहीं आ रहे हैं, तो आप आज जल्दी जा सकते हैं। अनन्या समझ गई थी कि जोशी अंकल उसकी चिंता कर रहे थे। उसे भी सच में चिंता हो रही थी, लेकिन उसे पता था कि चिंता करने का और परेशान होने का कोई मतलब नहीं था। आखिरकार वो अपने सामने आने वाली मुसीबतों को रोक नहीं सकती थी। जब वो छोटी थी तब वो अक्सर रोया करती थी कि सबके पेरेंट्स थे लेकिन उसके नहीं थे। तब उसके दादाजी उसे उन गरीब अनाथ बच्चों और जो बच्चे किडनैप हो जाया करते थे उनकी कहानियां सुनाया करते थे।
उन बच्चों के पास कुछ नहीं था, जबकि अनन्या के पास उसके दादाजी, उसके टीचर, उसके बड़े अंकल की फैमिली और हवा सड़क के सारे पड़ोसी सब थे। चाहे सही हो या गलत, कम से कम वो किस्मत वाली थी कि उसके पास ये फैमिली तो थी। इसलिए इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृद्विका के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ये क्लिनिक उसका घर था, वो इसे कभी बेच नहीं सकती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी परेशान थी, उसने बस इसे अपनी लाइफ के साथ बचाने का फैसला कर लिया था। तुम्हारा अभी एक और अपॉइंटमेंट है, जोशी अंकल ने याद दिलाते हुए कहा। मैं उन्हें खुद से दवाइयां दे सकती हूँ, अनन्या ने स्माइल करते हुए कहा। अनन्या के इतना कहने के बाद जोशी अंकल ने उसे ज्यादा फोर्स नहीं किया, इसलिए उन्होंने अपनी सारी चीजें पैक की और चले गए। टाइम धीरे धीरे पास हो रहा था। पेशेंट का अपॉइंटमेंट टाइम भी चला गया, लेकिन पेशेंट नहीं आया। लगभग 1 घंटे बाद अनन्या को लगा कि अब पेशेंट नहीं आएगा। अगर उन्हें आना होता तो वो पहले कॉल कर चुके होते। इसलिए उसने अपना व्हाइट कोट उतारा और उसे उसकी जगह पर टांग दिया। लेकिन जैसे ही वो अपना काम खत्म करके जाने वाली थी, क्लिनिक का गेट अचानक खोला। एक लंबा चौड़ा आदमी अंदर आया। उसने सूट जैकेट, ट्राउजर्स और मिलिट्री बूट्स पहन रखे थे। वो सीरियस दिखाई दे रहा था। दरवाजा खुलने के बाद वो अंदर आया और सीधा खड़ा हो गया। उसके बाद वो सफेद बालों वाला आदमी जिसने सफारी सूट और पुराने कपड़े के जूते पहन रखे थे और धीरे धीरे अंदर आया। अनन्या ने तुरंत फिर से अपना व्हाइट कोट पहना और स्माइल करते हुए कहा, हेलो, आप ही हैं जिन्होंने अपॉइंटमेंट लिया था, मिस्टर अशोक चोपड़ा। मिलिट्री जूतों वाला आदमी आगे आया और उसने बोला, मैं अशोक चोपड़ा हूँ और मैंने अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन पेशेंट हमारी फैमिली के बड़े हैं। अनन्या ने उन्हें बैठने को कहा और खुद भी उनके सामने बैठ गई, लेकिन वो बूढ़ा आदमी जल्दी से नहीं बैठा। उन्होंने पहले पूरे क्लिनिक को अच्छे से देखा और फिर वो धीरे से चेयर पर बैठे। हालांकि वो बूढ़ा आदमी लगभग 60 साल का था, लेकिन उनकी नजरें अभी भी शार्प थीं और उनकी बॉडी से लग रहा था कि उनकी पर्सनैलिटी मजबूत थी। लेकिन वो दोनों आदमी बाप बेटे नहीं लग रहे थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि जैसे वो एक मालिक हों और साथ में उनका असिस्टेंट। हेलो, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपको क्या तकलीफ है? अनन्या ने बहुत ही अच्छे से पूछा। उस बूढ़े आदमी ने अनन्या की तरफ देखा और परेशान होते हुए कहा, अगर मुझे पता होता कि क्या तकलीफ है तो मैं यहाँ दिखाने के लिए क्यों आता? अनन्या ये सुनकर हैरान हो गई। क्या ये आदमी डॉक्टर के पास अपनी बीमारी दिखाने नहीं आया था? अगर कोई पूरी तरह ठीक है और उसे कोई बीमारी नहीं है तो वो डॉक्टर के पास क्यों जाएगा? ये पेशेंट थोड़ा अजीब था। अनन्या ने स्माइल की और उनके पीछे कुछ पिलो रख दिए और उन्हें अपनी पीठ को आराम देने के लिए कहा और कहा, मुझे आपकी पल्स चेक करने दीजिए। उस बूढ़े आदमी ने अपना हाथ आगे किया और अनन्या ने उनकी पल्स को अच्छे से चेक किया। जब वो उनकी पल्स चेक कर रही थी तो वो उनके चेहरे को ही देख रही थी और फिर उसने उनको अपनी जीभ बाहर निकालने को कहा। उस बूढ़े आदमी को अच्छे से चेक करने पर अनन्या ने अपना हाथ हटाया और बहुत ही पोलाइटली कहा, सर, आपकी कंडीशन थोड़ी सीरियस है। बूढ़ा आदमी थोड़ा सा हैरान हुआ। हालांकि उसके एक्सप्रेशंस नहीं बदले, लेकिन हैरानी उसकी आंखों में दिख रही थी। वो मिलिट्री बूट्स वाले आदमी अशोक ने तुरंत अनन्या को बीच में जोर से टोकते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? बकवास! अनन्या उस आदमी को हैरानी से देखती रह गई। अनन्या ने वही कहा था जो उसे पल्स चेक करके पता चला था और अनन्या ने अभी तक अपनी बात खत्म नहीं की थी। वो आदमी अनन्या की समझ को बकवास क्यों कह रहा था? अगर वो बूढ़ा आदमी बीमार नहीं था तो वो लोग यहाँ क्यों आए थे? क्या वो बोर हो रहा था इसलिए उसे क्लिनिक आकर एक ट्रिप मारनी चाहिए? उस बूढ़े आदमी ने सर उठाकर अशोक को देखा। उनकी अथॉरिटी उनके बिना कुछ बोले ही महसूस की जा सकती थी। अशोक अचानक उनके पास खड़ा हो गया था। उसकी पोजीशन बिल्कुल एक आर्मी ऑफिसर की तरह थी। उसे एहसास हुआ कि उसका रिएक्शन थोड़ा खराब था, इसलिए उसने तुरंत अनन्या से माफी मांगते हुए कहा, सॉरी डॉक्टर अनन्या। अनन्या के चेहरे से लगा कि वो हंसना चाहती थी पर वो हंस नहीं सकती थी। फिर वो अपनी हंसी दबाकर बोली, कोई बात नहीं, मैं बता सकती हूँ कि आपने इस तरह रिएक्ट इसलिए किया क्योंकि आप इनकी बहुत केयर करते हैं और आपको भरोसा नहीं हुआ कि वो बीमार हैं, लेकिन उनकी कंडीशन सच में सीरियस है। एक बार फिर अशोक ने अनन्या की बात बीच में ही काटी और कहा, लेकिन ये तो रोज रात को जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं और नियमित रूप से एक्सरसाइज भी करते हैं और तो और ये हमेशा हेल्दी रहते हैं। इन्हें तो जुकाम भी बड़ी मुश्किल से होता है। इन्होंने अपना फुल बॉडी चेकअप भी पिछले हफ्ते करवाया था और कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि इनकी कंडीशन सीरियस है? उस बूढ़े आदमी ने भी सारी बातें सुनकर हाँ में सिर हिलाया और फिर अनन्या की तरफ देखा और एक्सप्लेनेशन का इंतजार करने लगे। अनन्या उन्हें देखती रही और सोचने लगी, अगर ये बूढ़ा आदमी बीमार नहीं था तो फिर इन्होंने यहाँ आकर दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट क्यों लिया? अनन्या पहले तो कुछ नहीं बोली, लेकिन फिर वो बोली, जब आपको यकीन ही नहीं करना है कि ये बूढ़े अंकल बीमार हैं तो फिर यहाँ मुझे दिखाने क्यों आए हैं? मैं एक डॉक्टर हूँ। पहली नजर से देखने पर अशोक एक मजबूत और ईमानदार आदमी और साफ बोलने वाला दिख रहा था, लेकिन वो अचानक थोड़ा सा घबराया हुआ दिखा। किसने कहा कि अगर मैं बीमार नहीं हूँ तो यहाँ नहीं आ सकता? इसके अलावा तुमने आखिर में कुछ पता भी तो नहीं लगाया। बात यह है, मैं अच्छा खाता हूँ, अच्छे से सोता हूँ, मेरी स्किन भी अच्छी है, मेरे अंदर अभी भी अच्छी एनर्जी है, मैं आराम से यहाँ वहाँ जा सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं क्रिटिकली बीमार हूँ। बूढ़ा आदमी ये कहते हुए जोर से हंसने लगा। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृद्विका के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अनन्या ने उनके शब्दों को सही करते हुए कहा, सर, मैंने कभी नहीं कहा कि आप क्रिटिकली बीमार हैं, मैंने बस ये कहा कि आपकी कंडीशन सीरियस है। इसमें फर्क क्या है? बूढ़े आदमी ने पूछा। बिल्कुल, इसमें फर्क है।
क्रिटिकली का मतलब वो बीमारी जो ठीक नहीं हो सकती। आपकी बीमारी सीरियस है लेकिन ये ठीक हो सकती है, अनन्या ने हंसते हुए कहा। थोड़ी देर रुकने के बाद वो आगे बोली, वैसे क्या आप सच में अच्छे से सो रहे हैं? बूढ़े आदमी ने हैरानी से उसे देखा और कहा, फिर मुझे बताओ, मुझे क्या बीमारी है? अनन्या ने उस आदमी को देखा और जवाब दिया, सर आपकी आंखें लाल हैं और आपका मुंह कड़वा है, आपकी जीभ लाल है और आपके टेस्ट बड पीले हो गए हैं और आपकी पल्स भी तेज चल रही है। ये सब आपके बहुत टाइम से न सो पाने की वजह से है। अशोक समझ नहीं पाया कि इसका क्या मतलब था और बोला, आपका क्या मतलब है? ये किस तरह की बीमारी है? मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ वो ये कि इन बूढ़े अंकल को एक सीरियस टाइप का इंसोम्निया है और इन्होंने काफी सालों से प्रॉपर नींद नहीं ली है। आप शायद इनके बहुत क्लोज हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये इंसोम्निया से पीड़ित हैं और इनको गुस्सा भी ज्यादा आता है। मैं श्योर हूँ कि आपने पक्का ये नोटिस किया होगा कि ये अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते। अनन्या ने सिंपल तरीके से समझाया। इस बार अशोक समझ गया और वो अनन्या की तरफ देखने लगा। वो थोड़ा सा सरप्राइज हो रहा था। अनन्या सही थी, वो बूढ़ा आदमी ऐसा ही था, लेकिन उन दोनों ने कभी इसके बारे में नहीं सोचा था। आखिरकार उन्होंने नींद न आना और गुस्सा करना एक बीमारी नहीं समझा था। किसने सोचा होगा कि अनन्या सिर्फ पल्स चेक करने से इतना सब बता देगी? ये लड़की बहुत यंग है लेकिन बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। मैं अच्छे से नहीं सो सकता लेकिन मैं थोड़ी नींद जरूर लेता हूँ। क्या ये नॉर्मल नहीं है कि एक बूढ़े आदमी को कम नींद आए? बूढ़े आदमी ने चिढ़ते हुए कहा, सर लंबे टाइम तक चिंता करना और किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचना आगे चलकर दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर और बहुत सी तकलीफें पैदा कर सकता है। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि आपकी हेल्थ के साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं है। कोशिश करके अपने चेस्ट को अपनी उंगली से दबाइए। क्या आपकी रिब केज में नीचे की तरफ दर्द नहीं हो रहा? उस बूढ़े आदमी ने अनन्या को हैरानी से देखा और फिर उसके कहे अनुसार अपनी चेस्ट को दबाया। जैसे ही उन्होंने कुछ प्रेशर लगाया, उनकी दर्द से चीख निकल गई। अशोक को भी थोड़ा शॉक लगा और वो भी चिल्लाया, जनरल! उस बूढ़े आदमी ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, वो ठीक है, और अनन्या को देखते हुए बोले, ये सब क्या था? अनन्या थोड़ा सा हैरान रह गई थी। अगर अनन्या ने अच्छे से सुना था तो वो अशोक उस बूढ़े आदमी को जनरल कहकर बुला रहा था। क्या जनरल टाइटल आर्मी के हेड को नहीं दिया जाता था? क्या वो बूढ़ा आदमी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था? अनन्या के दादाजी भी पहले आर्मी में हुआ करते थे। अचानक से अनन्या के एक्सप्रेशंस उस बूढ़े आदमी को देखकर थोड़े अच्छे हो गए और वो उन्हें थोड़ी रिस्पेक्ट से देखने लगी। स्माइल करते हुए अनन्या ने रिप्लाई दिया, आप अभी तो ठीक हैं, आपकी बॉडी में ब्लड ठीक से सर्कुलेट नहीं हो पा रहा, लेकिन आपने इसका इलाज नहीं करवाया तो आपकी कंडीशन आगे जाकर खराब हो सकती है। अच्छा, तो इसका कारण इंसोम्निया है? अशोक ने पूछा। अनन्या ने हाँ में सिर हिलाया। उसने एक पेपर पर प्रिस्क्रिप्शन लिखा और वो बोली, इंसोम्निया के काफी तरीके होते हैं, दिल और किडनी का बैलेंस ना होना, ब्लड और ऑक्सीजन की कमी हो जाना एटसेट्रा। इन बूढ़े अंकल को जो इंसोम्निया हुआ है वो लिवर में ब्लड अच्छे से ना पहुंचने के कारण हुआ है, जिसने इनका गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ा दिया है। इसलिए मैं आपको दवाई दे सकती हूँ लेकिन ये इसका पूरा इलाज नहीं है। सर, आपको ठीक होने के लिए थोड़ा रिलैक्स रहना पड़ेगा। ये सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी अचानक बहुत जोर से हंसने लगा और बाहर चला गया। अनन्या प्रेस्क्रिप्शन का पेपर हाथ में लेकर उन्हें हैरानी से देखती रह गई और सोचने लगी, भले ही वो आदमी यहाँ इसलिए नहीं आया था कि उसे लगता था वो बीमार नहीं है, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे अनन्या ने कुछ बताया। क्या उसे जाने से पहले वो दवाई नहीं ले जानी चाहिए थी? ये सब बहुत अजीब था। उसी पल अशोक अचानक वापस आया। उसने वो प्रेस्क्रिप्शन लिया जो अनन्या ने लिखा था और 500 रुपए रखते हुए बोला, थैंक यू डॉक्टर अनन्या। रुको, अनन्या ने एक और पेपर उठाया और उस पर अपना फोन नंबर लिखा और उसे देते हुए कहा, मैं केवल 200 रुपए चार्ज करती हूँ, आप बाकी के पैसे वापस ले लीजिए। मैंने इस पर अपना मोबाइल नंबर लिख दिया है। अगर उन बूढ़े अंकल को जरा भी लगे कि वो ठीक नहीं है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप लोगों ने दवाई नहीं ली इसलिए ये 500 रुपए बहुत ज्यादा हैं। अशोक थोड़ा सा सरप्राइज हुआ और उसने बाकी के पैसे उठाते हुए कहा, थैंक यू डॉक्टर अनन्या। उसके बाद उसने अनन्या को सैल्यूट किया और चला गया। एक ब्लैक कार क्लिनिक के बाहर खड़ी थी। जैसे ही अशोक कार में बैठा और उसने बूढ़े अंकल को पैसे लौटाते हुए कहा, ये अनन्या का फोन नंबर है। ये सच में एक बहुत नेक और जिम्मेदार बच्ची है। बूढ़े आदमी ने तारीफ करते हुए कहा, लेकिन थोड़ी सी गुस्सैल भी। अशोक थोड़ा सा हंसा और उसने सामने देखा। तभी वो एकदम शॉक्ड हो गया और बोला, रिपोर्टिंग जनरल, ये यंग मास्टर हैं। जब उस बूढ़े आदमी ने ये सुना, उन्होंने मुड़कर उस हैंडसम आदमी की तरफ देखा जो कार के बाहर खड़ा था और वो गुस्से से बोले, गाड़ी चलाओ। कार तुरंत तेजी से चली गई और सिद्धार्थ ये सब देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। अनन्या ने हैरानी से उस हैंडसम आदमी को अचानक क्लिनिक के अंदर आते देखा और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।